तो जो 18 स्टेजेस का मॉडल है वो क्या है? सबसे पहले उन्होंने कहा कि मेटा पॉलिसी मेकिंग स्टेज होती है। जैसे इंडिया का एग्जांपल आपको समझाया है कि कैबिनेट कमेटी से कैसे बिल पास होगा, फिर वो डिस्कशन होगी, फिर पार्लियामेंट से भी पास होता है। तो वो स्टेजेस बता रहे हैं। मेटा पॉलिसी मेकिंग स्टेज है, पॉलिसी मेकिंग स्टेज है और पोस्ट पॉलिसी मेकिंग स्टेज है। तो तीनों को डिस्कस करते हुए उन्होंने अपना मॉडल बताया है कि ये मॉडल है, इस तरीके से पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस होता है। जो मेटा पॉलिसी मेकिंग स्टेज है इसमें फर्दर 7 पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग वैल्यूज, प्रोसेसिंग रियलिटी, प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स, सर्वेइंग प्रोसेसिंग, और ये सबको मिला के मेटा पॉलिसी मेकिंग स्टेज है। पर इसका क्रक्स यही है कि यहाँ पे हम पॉलिसी कैसे बनेगी वो स्ट्रक्चर बनाते हैं और अपने कोर वैल्यूज को एस्टेब्लिश करते हैं। जैसे इंडिया एक लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो उसमें पॉलिसी इस तरीके से बनेगी कि पार्लियामेंट का रोल होगा और स्ट्रक्चर्स के ये कैबिनेट कमेटी इन्वॉल्व होगी, पार्लियामेंट इन्वॉल्व होगी, एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्व होगा, आम लोगों का ओपिनियन लिया जाएगा, थिंक टैंक इन्वॉल्व होंगे। तो वो मेटा पॉलिसी मेकिंग स्टेज है। उसके बाद ये जब तय हो जाता है कि पॉलिसी इस तरीके से बनेगी तो इंडिविजुअल पॉलिसी बनती है, जैसे नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसमें वो पॉलिसी मेकिंग स्टेज आ गई है। उसमें क्या है, जो इंटेलिजेंस डिजाइन और चॉइस एक्टिविटी, आईडीसी एक्टिविटी साइमन ने बताई थी, तो उस तरीके की बात इस मॉडल में की गई है। फिर हम सब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, गोल्स डिसाइड करते हैं, ऑपरेटिंग गोल्स जो कि लोअर लेवल गोल्स होते हैं, टेक्टिकल गोल्स। वैल्यूज कौन सी सिग्निफिकेंट है उनकी प्रायोरिटी तय करते हैं कि हमें पॉवर्टी को रिमूव करना है और हेल्थ को इम्प्रूव करना है, एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, डिफेंस जो है इस तरीके से करना है कंट्री का, फॉरेन रिलेशंस क्या होने चाहिए। तो हम वैल्यूज तय करते हैं उनकी प्रायोरिटी के कितना वो प्रायोरिटी पे है कोई चीज, एजुकेशन हमारे लिए कितनी प्रायोरिटी पे है, हेल्थ कितनी पे है। तो इस हिसाब से पॉलिसी बनती है। और इंडिविजुअल हेल्थ में भी कि प्राइमरी सेक्टर को कितना पैसा चाहिए, सेकेंडरी को कितना, टर्शरी हेल्थ में हम कितना इन्वेस्ट करेंगे। तो ये प्रायोरिटीज हैं जो ये पॉलिसी मेकिंग स्टेज में डिसाइड होंगी। फिर कंपैरिजन होगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जो भी ऑल्टरनेटिव्स आएंगे, जो अच्छे ऑल्टरनेटिव है फिर वो इवेल्युएट करेंगे और उसमें डिसाइड करना है कि जो हम ऑल्टरनेटिव ले रहे हैं अच्छा है बुरा है। तो ये जो स्टेज है ये इंटेलिजेंस डिजाइन और चॉइस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है। बेसिकली यही पॉलिसी मेकिंग स्टेज है जिसकी पॉलिसी मेकिंग मॉडल में चर्चा की जाती है। फिर आता है पोस्ट पॉलिसी मेकिंग स्टेज, जब पॉलिसी बन गई। इसमें फोकस है एग्जीक्यूशन और एवेल्युएशन। जब पॉलिसी बन गई तो आप एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूशन के लिए मोटिवेट करेंगे, चाहे वो पर्सोनल है या फिर आम लोग हैं। जैसे कि आपने स्वच्छ भारत अभियान सुना होगा, तो वो पॉलिसी बन गई, वो प्रोग्राम आया और लोगों को मोटिवेट भी करना है, तो नरेंद्र मोदी जी खुद झाड़ू हाथ में लिए सफाई कर रहे थे दिल्ली के किसी एरिया में, तो इस तरीके से मोटिवेशन आया। टीवी पे एड्स आती थी, विद्या बालन की एड आती थी, खुले में शौच मत करें, अमिताभ बच्चन की एड आती थी। फिर वो पॉलिसी एग्जीक्यूट की गई। फिर हम इवेलुएट करते हैं, एक बार पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाए फिर हमें इवेलुएशन करना है कि कितनी सही या कितनी गलत है, क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो करके क्या कॉस्ट और बेनिफिट है वो हम लेके आएंगे इवेलुएशन में। और उसके बाद लास्ट में कम्युनिकेशन एंड फीडबैक चैनल्स इंटरकनेक्टिंग ऑल फेजेस। तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं बस। जो कम्युनिकेशन और फीडबैक चैनल है वो ड्रॉर ने कहा है कि इंटरकनेक्टेड है सभी फेजेस से, जो 18 के 18 फेज है या ऊपर वाले 17 फेजेस हैं उसमें इंटरकनेक्टेड है। तो पॉलिसी मेकिंग स्टेज में भी कम्युनिकेशन होगा, इसमें भी इवेल्युएशन के बाद इनपुट बनेगा तो मेटा पॉलिसी में चेंजेस आ सकते हैं, पॉलिसी बनाने में चेंजेस आ सकते हैं जब हम इवेल्युएशन करेंगे, तो फ्यूचर में जो पॉलिसी बनेगी उसमें। और कम्युनिकेशन ये चलता रहता है। कई बार पॉलिसी जब फॉर्मुलेट हो रही है तभी भी हम फीडबैक या कम्युनिकेशन करते हैं कि ये पॉलिसी चलेगी या नहीं। उसको हम कह सकते हैं कि प्री हम ऑडिट कर रहे हैं कि पॉलिसी अच्छी है या बुरी है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इंप्लीमेंट होने से पहले। तो ये सभी फेजेस में चलता रहेगा, इसलिए ये साइक्लिकल प्रोसेस है जिसकी चर्चा हमने पहले भी की है।
इसमें ड्रॉर कहते हैं कि दो इंटरेक्टिंग लेवल्स पे ये जो मॉडल है चल रहा है, रैशनल और एक्स्ट्रा रैशनल फैक्टर्स। तो दोनों फैक्टर्स हैं। जैसे कि फेज वन है प्रोसेसिंग ऑफ वैल्यूज, उसमें रैशनैलिटी और एक्स्ट्रा रैशनल दोनों मिक्स हैं। तो हर एक फेज में दोनों फैक्टर्स आएंगे। जैसे वैल्यूज हम कह रहे हैं कि हमारे लिए क्या चीज वैल्यूएबल है, हम लोकतंत्र को वैल्यू करते हैं, सोशलिज्म को करते हैं, तो अमीर से गरीब की ओर पैसा ट्रांसफर होना चाहिए। तो उसमें रैशनैलिटी आएगी कि हम इंफॉर्मेशन गैदर करें फिजिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे। और एक्स्ट्रा रैशनैलिटी कैसे आएगी उस वैल्यूज में, कि जो डिसीजन मेकिंग है वैल्यूज की, उसमें हमारी जजमेंट्स आएंगी कि क्या हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स या पब्लिक ओपिनियन इनपुट दे रहे हैं कि इस तरीके की पॉलिसी होनी चाहिए। फिर बार्गेनिंग होगी टैसिट, ऊपर ऊपर से नहीं होगी, मतलब टैसिट होगी, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। तो बार्गेनिंग होती है किसी पॉलिटिकल सिस्टम में, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स होंगे। बिजनेस इंटरेस्ट कहेंगे कि वेजेस लोअर करो, और जो वेज प्रोटेक्शन होती है वो लॉ नहीं होना चाहिए, हायर एंड फायर होना चाहिए, इससे लेबर की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। लेबर यूनियंस कहेंगे कि हमें निकाला ना जाए, जो लेबरर है उसको निकालने के लिए पूरा एक प्रोसेस हो, डिफिकल्ट प्रोसेस हो। और कोलिजन फॉर्मिंग स्किल्स आएंगे इसमें। तो ये रैशनैलिटी के साथ ही चल रहा है। जैसे भारत में क्या होता है, जब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं या किसी बिल का सपोर्ट चाहिए रूलिंग पार्टी को, तो वो कई ऑपोजिशन पार्टी के पास जाते हैं स्टेट्स में और उनको कहते हैं कि हाँ हम ये फंड देंगे या ये स्कीम पास कर देंगे आपकी स्टेट में, आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो जो एक्स्ट्रा रैशनल फैक्टर्स हैं, टैसिट बार्गेनिंग, कोलिशन फॉर्मिंग स्किल्स, वैल्यू जजमेंट, इस तरीके के वो रैशनैलिटी के साथ चलेंगे और सभी फेजेस में 18 के 18 फेजेस में चलते रहते हैं। तो ड्रॉर ने क्या कहा कि हमें ड्रास्टिक चेंज लाना है पर्सोनल में, जो कर्मचारी हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, तो वो सेटिस्फाइड नहीं था पब्लिक पॉलिसी मॉडल से और चेंज की ओर बढ़ता है। उसने कहा कि स्ट्रक्चर और प्रोसेस भी चेंज करने हैं। मतलब जो हम मेटा पॉलिसी मेकिंग स्टेज में बात कर रहे थे, जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें भी चेंजेस लाने हैं, प्रोसेसेस में जो प्रोसेस है पॉलिसी मेकिंग का चेंजेस लाने हैं, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं था प्रेजेंट सिस्टम से। जो तब सिस्टम था जो, उससे सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं था। और जनरल एनवायरनमेंट है पॉलिसी मेकिंग की, जो मेटा पॉलिसी मेकिंग स्टेज में ही बात की है, वो भी चेंज होनी चाहिए। तो वो फॉर चेंज बंदा था। उसने चेंजेस सोचे कि पब्लिक पॉलिसी जो एनालिसिस चल रहा है, जब फॉर्मुलेशन चल रही है, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग है, उसमें चेंजेस आने चाहिए। और वो कहता है कि एनालिसिस ऑफ द रियल वर्ल्ड विच इन्वॉल्व्स वैल्यू एंड डिफरेंट परसेप्शंस ऑफ रियलिटी, ये जरूरी है। तो जैसे लिमिट्स ऑन रैशनैलिटी की चर्चा की साइमन ने, तो ये भी चर्चा कर रहे हैं कि रियलिटी के परसेप्शन जो है ह्यूमंस में डिफरेंट होती है और वैल्यूज इन्वॉल्व होते हैं रियल वर्ल्ड में। अगर ये वैल्यूज इन्वॉल्व हैं और रियलिटी की परसेप्शन हर किसी की डिफरेंट है, तो एनालिसिस करना होगा उसका। अगर एनालिसिस करेंगे तभी एक्स्ट्रा रैशनल फैक्टर्स को अप्लाई करेंगे और आगे बढ़ सकते हैं। इस मॉडल को क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि ड्रॉर ने पब्लिक को पॉलिसी मेकिंग में ज्यादा जगह नहीं दी, और जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है उसके ये खिलाफ है। वो टॉप डाउन प्रोसेस में बिलीव करता था, तो पब्लिक वर्ड पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में चला गया, ज्यादा डेमोक्रेटिक बंदा ये नहीं है। इसके ऑपोजिट इंक्रीमेंटल मॉडल में पब्लिक की बात है, वो ज्यादा डेमोक्रेटिक मॉडल है। और इसने कॉम्प्लेक्स 18 स्टेज मॉडल दिया, जो समझने में थोड़ा डिफिकल्ट है, और कैसे इसकी एप्लीकेशन होगी ये नहीं बता पाया। फिर जो एक्स्ट्रा रैशनल फैक्टर्स हैं, वो इजीली मेजर तो नहीं हो सकते, ट्रेडिशन, हिस्ट्री, एक्सपीरियंस, और उसकी कैसे आइडेंटिफिकेशन होगी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। उसके वेरिएबल्स वेग हैं, वेरिएबल सारे जो हैं उसको स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा वो। फिर उसका जो कमिटमेंट है रैशनैलिटी और नॉन रैशनैलिटी में, उसके लिए मीन्स नहीं बताए कि कैसे अचीव होगा, रैशनैलिटी और नॉन रैशनैलिटी फैक्टर्स कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस है, इन्होंने डिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन को कंबाइन किया। जो डिसीजन मेकिंग है उसको डिस्क्राइब किया कि रैशनल और एक्स्ट्रा रैशनल फैक्टर्स आते हैं, और पॉलिसी मेकर्स को बताया, प्रिस्क्राइब किया कि ऐसा करें कि रैशनल और एक्स्ट्रा रैशनल एस्पेक्ट को डिसीजन मेकिंग में लेके हैं।
और इन्होंने रिफॉर्म के बारे में सोचा पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस में, तो ये बड़ी बात है। तो ये जो मॉडल है ये यूजफुल फ्रेमवर्क है पॉलिसी एनालिसिस के लिए। तो पॉलिसी एनालिसिस में इसका बहुत बड़ा रोल है। और इसका उदाहरण अगर लेना हो, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, वहां पे इकोनॉमिक रैशनैलिटी अपनाते तो हमें कहेंगे कि टॉयलेट्स बना दो गांव में। लेकिन एक्स्ट्रा रैशनैलिटी फैक्टर क्या है कि जो लोग हैं वो टॉयलेट्स नहीं यूज करते, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन आईईसी प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने चलाया था। विद्या बालन की एड आती थी, अमिताभ बच्चन की एड आती थी कि टॉयलेट्स यूज करें, ट्विन पिट लैट्रिन्स यूज करें, खुले में शौच मत करें। इसीलिए टोटल सैनिटेशन कैंपेन 2000 के आसपास, सन 2000 के आसपास फेल हो गया था। और ये ज्यादा सक्सेसफुल रहा क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा रैशनल फैक्टर्स, जो लोगों का एक्सपीरियंस है, उनका बिहेवियर है, उसको हमने अपने मॉडल में लेके है। इसी तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो अगर इसको पॉपुलर करना है, लोगों से टैक्स भरवाना है, तो एक्स्ट्रा रैशनल फैक्टर है, लोग जिस तरीके से सोचते हैं उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि लोगों का पैसा उनके एरिया में ही लगे। ये एक समझाने वाली बात हो सकता है इससे प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन बढ़ जाए। इसी तरीके से जो कोलिजन मेकिंग स्किल की बात की, वो रियलिटी में काम आते हैं किसी भी पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस में। जैसे बीजेपी और पीडीपी की जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट बनी क्योंकि एक कोलिजन बना। इसी तरीके से महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी है, एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना की। और जब मनमोहन सिंह ने न्यूक्लियर डील पास करवाना था यूएस के साथ, तो कुछ नॉन कांग्रेस पार्टीज को वो साथ लेके आए। तो पब्लिक प्रोसेस जो है, पब्लिक पॉलिसी भी एनालिसिस है, और या फिर प्रोसेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग है, उसमें कोलिजन मेकिंग जो स्किल्स हैं वो जरूरी होते हैं और वो इम्पोर्टेंट हैं। और इसकी चर्चा ड्रॉर ने अपने मॉडल में की थी, तो ये एक्स्ट्रा रैशनल फैक्टर्स में आ गए हैं। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट थिंकर है और काफी फेमस थिंकर है पब्लिक पॉलिसी में।